जानते हैं रेस्पिरेशन से ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कई पाथवे होते हैं इसमें। सबसे पहला पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। और ये रेस्पिरेशन के जितने भी पाथवे हैं इनके अलग अलग वीडियो बनाकर हमने एक ही प्लेलिस्ट में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में दे दिया। उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में सिमिलर होता है। ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है। यदि ग्लूकोज नहीं है, कोई और कार्बोहाइड्रेट है, तो पहले वो ग्लूकोज में चेंज होगा और फिर ग्लाइकोलिसिस होगी। और यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस का कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड हो सकता है, तो आगे का प्रोसेस सेम चलता है। और ग्लाइकोलिसिस से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस, इसमें NADH+ भी बनता है। और इसमें जो है इसका मतलब क्या हुआ कि पायरुविक एसिड के बाद जो भी प्रोसेस होगा वो पूरा डबल हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और पायरुविक एसिड में 3 होते हैं। तो ये पायरुविक एसिड के बाद से जितना भी प्रोसेस है वो पूरा डबल होता है। पायरुविक एसिड से फिर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, यदि एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये भी पूरा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का बनना ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस दौरान जो है वो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एक मॉलिक्यूल जो है NADH+ भी बनता है। एक पायरुविक एसिड से 2 होंगे तो यहाँ पर ये डबल हो जाएगा। इतना हम पूरा दूसरे वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम A का आगे क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये आगे का प्रोसेस ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। और इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, जो पायरुविक एसिड है उसमें 3 कार्बन होते हैं। और वहाँ जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है पायरुविक एसिड से, तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल जाता है। इसलिए ये कितने मॉलिक्यूल का हो जाएगा, 2 कार्बन एटम। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन एटम्स होते हैं। और ये वहाँ पर जो मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ऑक्सलो-एसिटिक एसिड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इससे मिलता है और क्या बन जाता है, साइट्रिक एसिड। 2 कार्बन इसके, 4 कार्बन इसके, तो ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है साइट्रिक एसिड। तो क्रैब साइकिल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइकिल रिपीट, ऑक्सलो-एसिटिक एसिड जो यूज होता है और अंत में ये रिकवर भी हो जाता है, इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस है। और क्रैब ये साइंटिस्ट था हैंस क्रैब, जिसने ये डिस्कवर किया, ये साइकिल बताई, तो इसलिए इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। और पहला जो कंपाउंड है वो साइट्रिक एसिड है, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड कंपाउंड भी कहते हैं। और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब साइट्रिक एसिड में 3 COOH ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब क्या होता है, साइट्रिक एसिड से जब ये बनता है उसके बाद ये अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, इसमें भी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसका मतलब ये कितने हो गए, 5 कार्बन कंपाउंड है। और जब अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड सक्सिनिक एसिड बनता है तब भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 4 कार्बन। फिर यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है, ये 4 कार्बन। तो सबसे पहली चीज तो इस साइकिल को याद करने के लिए केवल इतना है, सिंपल है बिल्कुल। ऑक्सलो-एसिटिक एसिड साइट्रिक एसिड में बदलेगा, 6 कार्बन कंपाउंड। साइट्रिक एसिड जितने भी कार्बन है ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 के 6 क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो ये स्टेप वाइज होता है। साइट्रिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में चेंज होता है तब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसलिए ये हो गया 5 कार्बन कंपाउंड। फिर ये सक्सिनिक एसिड में बदलेगा तो ये हो गया 4 कार्बन कंपाउंड और ये बाकी सारे 4 कार्बन। तो केवल हमें यही याद रखना है, यही क्रैब साइकिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल वे है याद करने का। साइट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सलो-एसिटिक एसिड। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड देख ली कहाँ कहाँ पे निकलती है। अब हम देखते हैं NADH। इसमें क्या होता है, जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सलो-एसिटिक एसिड बनता है तब ये साइट्रिक एसिड बनाता है और इसमें जो एंजाइम यूज होता है
उसका नाम बहुत सिंपल हो जाएगा साइट्रेट सिंथेज। एंजाइम का नाम हो जाएगा साइट्रेट सिंथेज। हर एक स्टेप पे एंजाइम्स हैं, उनको सबको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका नीट का है वो बिल्कुल सिंपल ही है, कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है इसमें से हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनते हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव करनी है। हाइड्रोजन जो रिमूव होती है उसको कौन लेता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं, NAD+ या FAD। एक तो ये हो गया NAD या FAD, ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन ले लेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज करने के लिए या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए दो ये कोफैक्टर्स हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दो हैं। पहला जो NAD है वो कहाँ पर यूज़ होगा? वो यहाँ पर यूज़ होता है जब साइट्रिक एसिड एक्चुअली पहले बदल जाता है आइसोसाइट्रिक एसिड में, जो इसका आइसोमर ही है, और उसके बाद ये इसमें बदलता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन ले लेगा, और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये इसका रिड्यूस फॉर्म है। तो एक तो यहाँ हो गया। उसके बाद जब अल्फा कीटो सक्सिनिक एसिड बनता है तब यहाँ पर होता है, तो ये यहाँ पर NAD चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन ले लेगा NADH+H। और तीसरा होता है जब मैलिक एसिड चेंज होता है ऑक्सैलिक एसिड में, तो ये जो है NAD चेंज हो जाएगा NADH+H। तो कैप साइकिल में 3 जगह NADH+H बना। इनका रोल क्या होगा? ये जाएंगे कहाँ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब ये जाते हैं तब वहाँ पर NADH से 3 मॉलिक्यूल ATP बनते हैं। तो एक क्रैब साइकिल में 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, मतलब 9 ATP बन गए, और एक बनता है जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है। तो इस तरह से खाली क्रैब साइकिल की बात करें तब 3 जगह, और यदि हम इस यहाँ की भी बात करेंगे तो ये 4 जगह NAD+ यूज़ होगा और 4 जगह NADH+H मिलेगा, जो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इस तरह से वो किस में चेंज हो जाएगा? ATP मिल जाएगी। इसी तरह से दूसरा जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है FAD, ये यहाँ पर यूज़ होता है, और ये हाइड्रोजन लेके बदल जाता है FADH2 में। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है तब इससे 2 मॉलिक्यूल ATP बनती है। तो 3 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल यहाँ, और 2 मॉलिक्यूल यहाँ, और 3 मॉलिक्यूल इसमें। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतनी ATP बन जाएंगी जब वो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। अब हो गई एंड इसकी बात। अब क्या होता है जब अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड पहले किस में चेंज होता है? एक्टिवेट होता है ये, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इसके साथ मिलके सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना लेता है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो होता है वो एक्टिव होता है, और उसके बाद उसमें से फिर ये निकल जाता है, और इसमें से जो एनर्जी होती है इसकी सक्सिनिल कोएंजाइम ए की, वो ले लेता है GDP, और चेंज हो जाता है GTP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। जैसे ADP होता है, ये है GDP, और ये बना देता है GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इसमें ऐड हो गया विद एनर्जी रिलीज फ्रॉम सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, वो इसको अपनी एनर्जी दे देता है, और खुद सक्सिनिक एसिड में चेंज हो जाता है, कोएंजाइम ए अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर भी ये बन रहा है, और फिर बाद में क्या होगा? ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा?
ADP को, और ADP किस में चेंज हो जाएगा, ATP में। तो ATP यहाँ पर एक बनी, लेकिन ये एनर्जी जो है कहीं सनलाइट से या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से नहीं आ रही है, ये सबस्ट्रेट से ही आ रही है। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है, उसमें जो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप है वो निकल के दूसरे में जुड़ जा रहा है। तो ये जो ATP बनती है, ये इस प्रोसेस को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ATP को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, और यहाँ पर जो बनती है ये जो कहलाती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये सब जब उसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, ये एंजाइम का नाम कौन सा एंजाइम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, और ये सबस्ट्रेट लेवल वाला ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। इस तरह से सिंपल वे में याद करना है। पहले खाली एसिड के नाम याद कर लीजिए, पांच ये एसिड है, बिल्कुल सिंपल है। ये 4 कार्बन वाले हैं, ये 6 वाला है, ये 5 वाला है। इस तरह से ये पूरा ये था। वाटर जो है, अब इसमें क्या बचा, वाटर। 2 मॉलिक्यूल वाटर जो है ये यूज होता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज होता है और एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज होता है। इस तरह से यदि एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है तो उसमें कितने चाहिए, 4 उसमें NAD चाहिए, एक जगह FAD चाहिए, 2 जगह वाटर चाहिए, और एक ADP चाहिए, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इस तरह से 3 जगह CO2 बन जाएगी। CO2 हमने ले लिया, एक CO2 यहाँ निकली, एक CO2 यहाँ निकली, और एक CO2 ये निकली। 3 जगह CO2 हो गई, निकल गई। ये NADH+ बन गया, ये FADH2 बन गया, और ये ATP बन गई। तो इस तरह से ये क्रैब साइकिल पूरा हो जाता है। इसको सिंपल वे में याद रखना। पूरा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो याद करने मुश्किल आएगी। ये पूरा सिंपल वे है, और इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन ये होता है।